गुलशन कुमार भारतीय संगीत उद्योग के एक महत्वपूर्ण नाम थे। वे नौकरी से उभरकर एक छोटे से टेप रिकॉर्डर की दुकान चलाते थे और वो दुकान से शुरुआत करके बड़े संगीत कंपनी टी सीरीज की स्थापना करने वाले थे। उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई और हिट फिल्मों के संगीत के साथ संगीत इंडस्ट्री में एक नया मोड़ दिया। उनकी कंपनी टी सीरीज ने आवाज़ के कई महत्वपूर्ण कलाकारों को प्रमोट किया और हिट गानों की खोज की। खुशियों और सफलता के बावजूद उनकी मौत एक दुखद अंजाम बनी। उनकी मौत ने भारतीय संगीत इंडस्ट्री को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो चलिए जानते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई और उनकी जान का दुश्मन कौन था। तो ये पूरी कहानी हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक देखना और हमारे साथ बने रहना। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ये कहानी एक सच्ची घटना है। 11 जुलाई 1983 को टी सीरीज की स्थापना हुई, लेकिन कंपनी को सफलता मिली 1988 में। उस समय आमिर खान और जूही चावला की एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम था कयामत से कयामत तक। इस मूवी के 80 लाख कैसेट सेल हुए थे। दरियागंज में जूस की दुकान चलाने वाले 23 साल के लड़के ने म्यूजिक इंडस्ट्री की सूरत ही बदल कर रख दी थी। ये सब हुआ बस एक 7 रुपए की कैसेट की बदौलत, और इसी से चलते हुए उस लड़के का नाम पड़ा कैसेट किंग गुलशन कुमार। मगर 3 अगस्त को गुलशन कुमार को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट को उतार दिया। सोचो गुलशन कुमार की हत्या क्यों हुई, इनके हत्यारों को सजा क्यों नहीं मिली, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 12 अगस्त 1997 की तारीख मंगलवार का दिन था। 42 साल के गुलशन कुमार पूजा की थाली लेकर अपने घर से निकलते हैं। लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, जहां बॉम्बे फिल्म के कई स्टार रहते थे, वही गुलशन कुमार का बंगला था। वक्त था 10:10 जब सफ़ेद कुर्ता पहने गुलशन कुमार अपनी महरूम आतंकी मारुति कार से उतरते हैं। सामने शिव मंदिर था। जीत नगर में बनाई मंदिर करीब 4 साल पहले गुलशन कुमार को दिखा था। शिव के भक्त गुलशन कुमार ने महंगे टाइल्स लगाकर मंदिर को नया बनवाया था। तब से हर सुबह शाम वो इस मंदिर में दर्शन करने आते थे। उनका रूटीन फिक्स था और इस रूटीन पर नज़र थी 3 लोगों की जो उस दिन ताक लगाए बैठे थे। गुलशन कुमार को मौत के घाट उतारने के लिए आगे क्या हुआ उससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। ये जानते हैं कि गुलशन कुमार पर नज़र रखने वाले लोग कौन कौन थे और उसकी वजह क्या थी। पूरी कहानी की शुरुआत होती है 7 जून 1994 में। जावेद रियाज सिद्दीकी नाम के एक फिल्म प्रोड्यूसर हुआ करते थे। सिद्दीकी एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म की अदाकारा थी पाकिस्तानी एक्ट्रेस जेबा बख्तर। जेबा एक पाकिस्तानी एक्टर थी और सुनने में आया कि उसे दाऊद इब्राहिम के कहने पर इस फिल्म में रोल दिया गया था। लेकिन जेबा के साइन करने के कुछ दिन बाद सिद्दीकी ने उन्हें हटाने का फैसला किया, लेकिन ये बात दाऊद को पसंद नहीं आई और 7 जून 1994 को सिद्दीकी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस हत्या के बाद गुलशन कुमार को भी अंडरवर्ल्ड से कॉल आने शुरू हो गए थे। इसी के चलते यूपी के तत्कालीन मंत्री कल्याण सिंह ने उनके लिए एक बॉडीगार्ड को भी रखवाया। मुंबई में साल 1994 से 1997 के बीच कई फिल्म प्रोड्यूसर को धमकियां मिली। इनमें सुभाष और राजीव राय शामिल थे। फिर आया साल 1997। उस समय नदीम और श्रवण की जोड़ी ने एक एल्बम लॉन्च की। इस फिल्म का नाम था हाय अजनबी। इस फिल्म के कुछ गानों को नदीम ने खुद ही गाया था। नदीम चाहता था कि टी सीरीज इस एल्बम के राइट्स को खरीदकर उन्हें प्रमोट करे, लेकिन गुलशन कुमार इसके लिए तैयार नहीं थे। गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार ने अदालत में बताया कि गुलशन कुमार ने नदीम से कहा कि उनकी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी तरह बात बनी और टी सीरीज ने राइट्स खरीदे और प्रमोशन के लिए भी एक वीडियो बनाया। लेकिन एल्बम हिट नहीं हुई और फ्लॉप साबित हुई। नदीम ने इसका दोष गुलशन कुमार पर दे दिया। उसे लगता था कि ठीक से पब्लिसिटी ना होने की वजह से एल्बम फ्लॉप हुई। अदालत में किशन कुमार ने बताया कि एक बार मुलाकात के दौरान नदीम ने गुलशन कुमार को देख लेने की धमकी भी दी थी। इसके बाद 5 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार के घर के पास एक कॉल आता है। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलीम की आवाज़ आती है। अब्बू सलीम ने कहा कि वैष्णो देवी में रोज लंगर खिलाते हो, कभी हमें भी खिलाओ। इसके बाद सलीम ने 10 करोड़ की मांग की। इसी कॉल में सलीम ने पूछा कि तुमने नदीम एल्बम को सही से प्रमोट नहीं किया, ऐसा क्यों किया। तब गुलशन कुमार ने जवाब दिया कि नदीम की आवाज़ अच्छी नहीं है, इसलिए एल्बम फ्लॉप हुई। इसके बाद 9 अगस्त को फिर एक बार अब्बू सलीम की कॉल आती है। किशन कुमार अदालत में बताते हैं
कि इस कॉल में दोबारा पैसों की मांग दोहराई जाती है। सलीम ने कहा कि तुम अंडरवर्ल्ड को बहुत ही हल्के में ले रहे हो। खास बात यह थी कि सलीम ने इसमें मुंबई पुलिस का जिक्र भी किया था। बोला कि तुम अभी तक पुलिस के पास भी नहीं गए, मतलब तुम हमें सीरियस नहीं ले रहे हो। आगे जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। इन धमकियों के बावजूद गुलशन कुमार पुलिस के पास नहीं गए। उनके दोस्तों ने उन्हें पुलिस के पास जाने की सलाह दी, लेकिन गुलशन कुमार को लगता था कि पुलिस के पास जाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन गुलशन कुमार गलत थे। 1 महीने पहले ही निर्देशक राजीव राय पर हमला हुआ था, लेकिन उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई थी, जिसके चलते उनकी जान बच गई। उससे पहले अब्बू सलीम ने सुभाष पर भी हमले की प्लानिंग की थी, लेकिन पुलिस ने उसके लड़के को पकड़ लिया था। इस घटना के बाद इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने अब्बू सलीम से बात की। रिपोर्टर ने सलीम से पूछा कि क्या तुम्हारी धमकियाँ सिर्फ गोरी है? सलीम ने जवाब दिया, सिर्फ 1 हफ्ता और इंतजार करो। और वो हफ्ता आया अगस्त में। उस दिन गुलशन कुमार का गार्ड भी उसके पास नहीं था। तबीयत खराब होने के कारण वो घर पे रुका था। 10:40 पर गुलशन कुमार मंदिर से पूजा करके अपनी गाड़ी की तरफ वापस आ रहे थे। कुछ कदम चलते ही गुलशन कुमार को अपने कान पट्टी पर एक गन महसूस होती है। गुलशन कुमार देखते हैं कि नीली जींस पहने लंबे बालों वाला एक लड़का खड़ा था। कुमार कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ से जवाब आता है कि बहुत पूजा कर ली, अब ऊपर जाके करना, भगवान के दर्शन लाइव कर लेना। एक गोली चलती है और कुमार जमीन पर गिर जाते हैं। पूजा का सामान भी जमीन पर बिखर जाता है। कुमार भागने की कोशिश करते हैं। वो पास में मौजूद घर में मदद मांगते हैं, लेकिन उस घर में मौजूद महिला घर का दरवाजा बंद कर देती है। उसके बाद कुमार एक और दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिलती। उनका ड्राइवर उनकी मदद करने की कोशिश करता है। वो कलश उठाकर हमलावरों की तरफ फेंकता है। रूपलाल के दोनों पैरों पर गोली लग जाती है और वो भी जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद हमलावर गुलशन कुमार के पास पहुंचते हैं। कुमार अब तक एक शौचालय के पास खड़े थे, तभी 2 लोग गोली चलाते हैं। कुल मिलाकर 16 गोलियां उनके पीछे और गर्दन पर लगती है। वो दीवारों से सहारा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर मर जाते हैं। जिन फिल्मों के लिए गुलशन कुमार संगीत देते थे, उनके किसी सीन की तरह उनके ऊपर दीवार पर एक टाइल लगी हुई थी, जिस पर देवी का चित्र बना हुआ था। कुल 2 मिनट में सारा खेल खत्म हो जाता है। तीनों हमलावर पास में खड़ी टैक्सी ड्राइवर को बाहर खींचकर निकालते हैं और टैक्सी को लेकर गायब हो जाते हैं। आधे घंटे बाद पुलिस आती है। गुलशन कुमार को पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। इंडिया टुडे के एक रिपोर्टर ने अंडरवर्ल्ड के डॉन छोटा राजन से बात की थी। राजन ने बताया कि गुलशन कुमार की हत्या में सलीम का हाथ है। उसने ये भी बताया कि निर्देशक राजीव राय पर भी हमला सलीम ने कराया था और ये सब दाऊद के इशारों पर हो रहा है। इसके बाद दिल्ली जाकर गुलशन कुमार का अंतिम संस्कार किया जाता है और पुलिस अपनी तहकीकात शुरू करती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कहानी सामने आती है और वो कहानी कुछ इस प्रकार थी। मई 1997 में दुबई में अनीस इब्राहिम के दफ्तर में एक मीटिंग हुई। अनीस इब्राहिम यानी कि दाऊद का छोटा भाई। इस मीटिंग में अनीस, अब्बू, सलीम और एक गैंगस्टर था। इस मीटिंग में ये तो तय हुआ कि गुलशन कुमार को मारकर एक नज़ीर पेश की जाएगी। इसके बाद 3 लोगों को हायर किया गया। इनमें से एक था असद राशिद, जो अब्बू सलीम का खास था, और उनका भाई अब्दुल राशिद, और वो नाम था टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तौरानी। पुलिस ने दावा किया कि नदीम के साथ साथ रमेश तौरानी ने गुलशन कुमार को मारने के लिए 25 लाख की सुपारी दी थी। साल 2002 में केस का पहला फैसला असद को उम्र कैद की सजा सुनाई और बाकी लोगों को रिहा कर दिया गया। पुलिस रमेश तौरानी के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई, इसलिए अदालत ने उन्हें बेगुनाह साबित कर दिया। जिसके बाद नदीम के खिलाफ अरेस्ट वारंट तो निकला, लेकिन वो कभी गिरफ्तारी नहीं हो पाए, क्योंकि गुलशन कुमार के मर्डर के वक्त नदीम लंदन में था और वहाँ की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करने की परमिशन नहीं दी थी, जिस वजह से उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। हालांकि साल 2002 में इंडिया कोर्ट ने सबूत न मिलने की वजह से उनके ऊपर लगाए आरोपों को रद्द किया, लेकिन उनका अरेस्ट वारंट अभी भी लागू है। बाद में नदीम ने ब्रिटिश की नागरिकता ले ली और फिर कभी भारत नहीं लौटा। जहाँ तक अब्बू सलीम की बात है, उसे 2005 में पोर्टुगल से भारत लाया गया, लेकिन उसके ऊपर कभी भी गुलशन कुमार की हत्या का आरोप नहीं लगा, जिसका कारण था पोर्टुगल और भारत का समझौता। इस समझौते के अनुसार सलीम पर सिर्फ वही केस चल सकते हैं कि जिन पर सहमति बनी हो, और इस लिस्ट में गुलशन कुमार का केस था ही नहीं। इस केस का आखिरी फैसला 2021 में आया। तब अदालत ने दाऊद और अब्दुल रशीद को उम्र कैद की सजा सुनाई।
फैसला सुनाते वक्त अदालत ने कहा कि नदीम और सलीम के कहने पर हत्या को अंजाम दिया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते उन पर केस नहीं चला। इसलिए इस केस में इंसाफ कितना है वो नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत देश की न्याय व्यवस्था ही ऐसी है। इस केस पर आपके क्या विचार है वो कमेंट करके बताना। एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो अच्छा सा कमेंट कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर देना ताकि अगले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।